नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में धारा 370 में बदलाव किए 1 साल होने को है। क्या कुछ बदला है जम्मू कश्मीर के अंदर? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जो धारा 370 को हटाने का जो फैसला किया था, क्या वो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है या फिर सुपर फ्लॉप हुआ है? इस पर करेंगे चर्चा, विस्तार से करेंगे बातचीत। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। हमारी आपसे अपील यह है कि आज के समय में जबकि पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो रहा है, सत्यहिंदी.com ने एक मुहिम शुरू की है इस देश के अंदर सच को सच कहने की, ईमानदार पत्रकारिता को स्थापित करने की। और इसके लिए हमें आपकी जरूरत है। बिना आपकी मदद के हम ये काम कभी भी नहीं कर सकते हैं। लगातार आपकी सहायता भी मिल रही है और आपकी वजह से हमारा मनोबल भी बढ़ रहा है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर सत्यहिंदी.com की तरफ से जो सदस्यता अभियान शुरू किया गया है, आप उस सदस्यता अभियान में शामिल होकर हमें आर्थिक भुगतान करके, हमें आर्थिक मदद करके, हमें आर्थिक सहयोग करके आप हमारी बहुत बहुत मदद कर सकते हैं। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। और अब जम्मू कश्मीर के बारे में बातचीत करते हैं। 5 अगस्त 2019 को, उसके ठीक पहले बहुत कुछ अफवाहों का दौर चल रहा था, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि कश्मीर में उसके 15 दिन पहले तक कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जिसके आधार पे लोगों के मन में शक पैदा हो रहा था। कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला, कहीं कुछ धारा 370 को हटाया तो नहीं जाने वाला, कहीं कुछ दूसरी गतिविधियां तो नहीं होने वाली। सरकार लगातार इस पूरे मसले पर चुप रही थी। यहां तक कि वहां के राज्यपाल सतपाल मलिक ने स्टेटमेंट भी दिया था कि ये सब कुछ धारा 370 को हटाने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये अफवाह है और कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब संसद बैठी तो एक झटके के अंदर धारा 370 में बदलाव कर दिया गया, 35A को खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर जो एक राज्य हुआ करता था, प्रदेश हुआ करता था, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया और प्रदेश की जगह उसको यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया। पूरे कश्मीर को एक लॉकडाउन में तब्दील कर दिया गया। और उसके बाद ये बात सच है कि जम्मू कश्मीर के बाहर बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन भी किया, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसका समर्थन किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कुछ बदल गया। जब धारा 370 में बदलाव किए जा रहे थे तो उस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह ने डंके की चोट पर कहा था कि धारा 370 में बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का भारत में इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। धारा 370 में इसलिए बदलाव किए जा रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से पृथकतावादी ताकतें, विभाजनकारी ताकतें और आतंकवाद बढ़ रहा है। धारा 370 में बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर का विकास अवरुद्ध हो गया है। और धारा 370 में इसलिए बदलाव किया जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को भारत से जुड़ा हुआ नहीं मानते हैं। आज 1 साल के बाद ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर हिंसा खत्म हो गई है? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म हो गया है? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववादी ताकतें पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की गंगा बहने लगी है? क्या जम्मू कश्मीर पिछले 1 साल में सामान्य हो पाया है? क्या जम्मू कश्मीर के नागरिक वो सामान्य तरीके से जिंदगी जी पा रहे हैं जिससे जो वो 1988 के पहले, आतंकवाद शुरू होने के पहले जिया करते थे, जिसका वायदा किया गया था? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इस पूरे मसले पर हमें कई पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला, इसके राजनीतिक पहलू पर, दूसरा इसके आर्थिक पहलू पर। राजनीतिक पहलू पर बात करने के लिए हमें इसके 2 पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। एक, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर हिंसा में कमी आई है पिछले 1 सालों में? दूसरा, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीति जो थी, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स थी, क्या वो फिर से अपने पैरों पर चलने लगी है? मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा मनोज जोशी को। मनोज जोशी जो भारत के बहुत बड़े सुरक्षा विशेषज्ञ माने जाते हैं, जम्मू कश्मीर पर बहुत पैनी नजर रखते हैं, उन्होंने एक लेख लिखा है द वायर के लिए और उसमें उन्होंने लिखा है कि दरअसल जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने का फैसला जो है वो नरेंद्र मोदी का सुपर फ्लॉप फैसला है। जो लोग इसको मास्टर स्ट्रोक कहते थे, दरअसल ये सुपर फ्लॉप हुआ है
और उसके लिए उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नोटबंदी, जिस तरीके से जीएसटी को लागू किया गया, जिस तरीके से अचानक लाहौर उतरकर वहाँ के प्रधानमंत्री से मुलाकात की गई और जिस तरीके से कोविड के मसले पे कहा गया 21 दिनों में जीत जाएंगे, ये उसी तरीके का ब्लंडर साबित हुआ है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है मनोज जोशी के, जो देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनका ये भी कहना है कि हो सकता है कि कुछ लोगों को इस बात का एहसास हो कि पिछले 1 सालों के अंदर मिलिटेंट एक्टिविटी कम हुई है, इस बात का एहसास हो कि वहाँ पर जो सार्वजनिक स्तर पर लोग जो सड़कों पर उतराया करते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी, पत्थरबाजी होती थी, वो काफ़ी कम हो गई है। हो सकता है लोग इस बात का एहसास करें कि वहाँ पर हिंसा और आतंकवादी गतिविधियाँ काफ़ी कम हो गई हैं। उनका ये कहना है कि हमें कुछ चीज़ों पर, कुछ तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। मनोज जोशी ने जो है वो साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के माध्यम से एक डेटा दिया है। उन्होंने कहा कि 2012 में जो कश्मीर के अंदर आतंकवाद की स्थिति थी, उसके हिसाब से 2012 में 19 सिविलियंस की मौत हुई थी 1 साल में, सिक्योरिटी फोर्सेस के 18 लोगों की मौत हुई थी और टेररिस्ट थे 84। 10 साल के बाद जब धारा 370 को हटा लिया गया, तब पिछले 8 महीने में 17 सिविलियंस की मौत हुई है, 34 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है और 154 आतंकवादियों की मौत हुई है। उन्होंने कहा ये डेटा इस बात को साबित करता है कि जो लोग ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कमज़ोर पड़ गया है, दरअसल वो सच नहीं बोल रहे हैं। ये डेटा इस बात को साबित करता है कि 2020 में आतंकवाद की गतिविधियों में बढ़ोतरी आई है। और ये बात सिर्फ मनोज जोशी नहीं कह रहे हैं, बल्कि मैंने 3 और रिसर्च किया है और उस रिसर्च में ये पता चला है कि डेक्कन क्रॉनिकल ने एक रिपोर्ट फाइल की है और डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकारी आंकड़ा है वो कहता है कि 250 से ज़्यादा मिलिटेंट पिछले 1 साल में मारे गए हैं, दर्जनों उनके कमांडर मारे गए हैं। लेकिन इसके बाद जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की नीतियों ने भारत यानी प्रो इंडिया जो लोग थे उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, जबकि युवाओं के अंदर जो यूथ जो है वो मिलिटेंसी की तरफ बढ़ रहा है। डेक्कन क्रॉनिकल यानी जो बात मनोज जोशी ने अपने लेख में कही है, विश्लेषण में कही है, वही बात डेक्कन क्रॉनिकल अपनी रिपोर्ट में कहता है और कहता है कि पिछले 1 सालों में वहाँ पर यूथ जो है, युवा है, उसका आकर्षण मिलिटेंसी की तरफ बढ़ा है। और ये बात अकेले डेक्कन क्रॉनिकल ने नहीं कही है। डेक्कन क्रॉनिकल के बरक्स हिंदू अखबार है, वो भी दक्षिण भारत का अखबार है, उसने भी कहा है कि डबल लॉकडाउन के बावजूद हिंसा में बढ़ोतरी दिख रही है, इस तरीके के साफ संकेत मिल रहे हैं। तो मनोज जोशी कह रहे हैं कि वहाँ हिंसा में बढ़ोतरी हुई, डेक्कन क्रॉनिकल कह रहा है कि वहाँ हिंसा में बढ़ोतरी हो रही, द हिंदू कह रहा है वहाँ पर हिंसा में बढ़ोतरी हो रही है। और हसीब द्राबू एक सज्जन है जो महबूबा मुफ्ती के ज़माने में वित्त मंत्री हुआ करते थे और देश के जाने माने अर्थ विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनका ये कहना है कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेंटिमेंट ऑफ सेपरेटिज्म है, यानी जो अलगाववाद की जो भावना है, उसमें बढ़ोतरी हुई है और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है वो स्पेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। अब अगर ये जम्मू कश्मीर की स्थिति है, अगर वहाँ पे आतंकवाद में बढ़ोतरी होती दिखाई पड़ रही है, वहाँ का जो युवा है वो आतंकवादी बनने की राह में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, स्थानीय युवा अगर बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं, तो फिर कैसे कह सकते हैं धारा 370 के पीछे का जो तर्क दिया गया था कि वहाँ पर जो है वो इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वो आतंकवाद की जड़ है, तो ये तर्क तो पूरी तरीके से खारिज हो जाता है। जम्मू कश्मीर के बारे में एक चीज़ और पिछले 1 साल के अंदर हुई है और वो महत्वपूर्ण बात है कि जो वहाँ की मुख्य धारा वाली राजनीतिक दल थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जो कश्मीर घाटी के अंदर भारत के झंडे को बुलंद करती थी, जो भारत के पक्ष में लगातार बात करती रहती थी, उन तमाम राजनीतिक दलों को पिछले 1 साल के अंदर डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई है। और ख़ासतौर पे जो दक्षिणपंथी
टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने तो उनको एक तरीके से देशद्रोही घोषित कर दिया है। और सरकार ने भी इसमें बड़ी भूमिका अदा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सैफुद्दीन सोज जैसे नेताओं को लगभग 8 से 10 महीने या 12 महीने तक नज़रबंद रखा गया है और PSA यानी पीपल्स सेफ्टी एक्ट के तहत रखा गया है। अभी भी उमर अब्दुल्ला बाहर निकल चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला बाहर निकल गए हैं, सैफुद्दीन सोज के बारे में सुप्रीम कोर्ट में तो लगभग झूठ ही बोला गया है। महबूबा मुफ्ती अभी भी PSA के तहत वो नज़रबंद है। और उमर अब्दुल्ला जब बाहर आए तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कहा कि हमें इस बात की आशंका तो थी कि धारा 370 हटाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ऐसा पहली बार भारत में हुआ। किसी प्रदेश को आप यूनियन टेरिटरी तो प्रदेश बन जाते थे, लेकिन किसी प्रदेश को यूनियन टेरिटरी में बदलने का मतलब ये है कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों का अपमान किया है, ह्यूमिलिएट किया है और उनको आपने एम्बैरस करने की कोशिश की है। ये मैं कभी नहीं भूल सकता। और जिस तरीके से इस पूरे मसले पर सारे राजनीतिक दल शांत रहे, चुप रहे, उन्होंने कहा इससे उनको बहुत धक्का लगा है। तो एक तरीके से जो मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम थी वो जम्मू कश्मीर के अंदर आज की तारीख में गायब है। ऐसे में वहाँ राजनीतिक शुरुआत कैसे हो सकती है, पॉलिटिकल इनिशिएटिव कैसे हो सकता है, ये समझने वाली बात है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि ये कहा गया था कि आतंकवाद तो जड़ से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये भी कहा गया वहाँ विकास की गंगा बहेगी। आपको याद होगा कि 5 अगस्त के एक हफ्ते के बाद वहाँ के राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे और उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में एक नई योजना शुरू की गई जिसके तहत लोगों को 50,000 लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 1 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं। मैं आपके सामने सिर्फ एक आंकड़ा पेश करता हूं और वो आंकड़ा है जम्मू कश्मीर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है पिछले 1 साल की। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 1 साल के अंतर्गत 4 लाख नौकरियां गई हैं। इसमें कोरोना का भी एक बड़ा हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोरोना के पहले भी जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से, खासतौर कश्मीर में पूरी तरीके से लॉकडाउन था। वहाँ लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वहाँ पे चारों तरफ संगीनों का साया था और वो अघोषित लॉकडाउन आप कह सकते हैं। कोरोना की वजह से तो घोषित लॉकडाउन हुआ है। 4 लाख लोगों की नौकरियां गई और उन्होंने कहा इस दौरान 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इंडस्ट्रियां तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई, फैक्ट्रियां, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। और तो ये ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसकी वजह से वहाँ पर पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ये जो विकास का दावा कर रहे थे, जो सतपाल मलिक साहब 50,000 नौकरियां देने का दावा कर रहे थे, अब उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर पिछले 1 साल में 4 लाख लोगों की नौकरियां क्यों गई और क्या इसकी कोई जवाबदेही बनती है? क्या 40,000 का धंधा क्यों चौपट हो गया है? क्या इसकी कोई जवाबदेही किसी की बनती है वहाँ पर या नहीं बनती है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अपने आप में। और इस दौरान 2 और डेवलपमेंट हुए हैं जो सबको मालूम है। उसके अलावा सबको क्या मालूम? सबको मालूम है कि वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस लगभग, वहाँ पे 2G जो है वो अभी भी 4G नहीं काम करता, वहाँ इंटरनेट काम नहीं करता, सिर्फ 2G काम करता है। ऐसी ज़िंदगी में जबकि लोग 4G के पूरी तरीके से आदी हो चुके हैं, अगर पूरी एक पॉपुलेशन को, आबादी को अगर आप साल भर अगर आप 2G में रखेंगे तो आप उनकी मनोदशा को समझ सकते हैं। अगर आप लगातार वहाँ संगीनों का साया रहेगा, घर से बाहर निकलने के पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, तो आप सोच सकते हैं वहाँ किस वक्त का माहौल होगा और क्यों लोग भारत के पक्ष में वहाँ बात करेंगे। जो 2 महत्वपूर्ण बात है वो एक तो ये कि इस दौरान लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी एक तरीके से उनको निराशा हाथ हुई है। पिछले 1 साल के अंतर्गत कम से कम 4 ऐसे मसले थे जिसमें लोग भारी संख्या में सुप्रीम कोर्ट में गए। एक, धारा 370 हटाने के पीछे का की जो संवैधानिकता थी, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अभी तक इस पूरे मसले पर किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। जिसकी अर्जेंट सुनवाई होनी चाहिए थी उस बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरा, जो करीब 7,000 लोग, ये तो खुद सरकार ने माना, केंद्र सरकार ने माना, 7,000 लोगों को नज़रबंद किया गया था। इनमें से बहुत सारे लोग जो पीपल्स सेफ्टी एक्ट के तहत नज़रबंद थे कि आप बिना अदालत में पेश हुए लोगों को 2 साल तक आप जेल में रख सकते हैं। उसकी संवैधानिकता को अदालत में चुनौती दी गई थी। उस पर भी कोई बहुत सुप्रीम कोर्ट का रवैया कोई बहुत साफ या आशाजनक दिखाई नहीं पड़ा है। बहुत सारे लोग हेबियस कार्पस के तहत गए थे, यानी हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर आप किसी को
ज़बरदस्ती अगर इलीगल तरीके से अगर आप बंद करते हैं या जेल में रखते हैं, तो भारत का संविधान आपको इजाज़त देता है कि आप अदालत जाके गुहार कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हमारे अदालत के सामने पेश किया जाए। ये अर्जेंट और आपातकाल प्रावधान है, लेकिन इस पर भी अदालतों का जो रुख था, हाई कोर्ट का रुख था, वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री, आशाजनक नहीं दिखाई पड़ता है। और भी फिर विड्रॉल ऑफ 4G के मसले पर भी अदालत में गए, उस पर भी किसी तरीके से कोई आशाजनक जवाब नहीं मिला। पत्रकारिता को लेकर, अखबारों को लेकर गए, उस पर भी कोई जवाब नहीं मिला। तो एक तरीके से लोगों के मन में एक आशंका सी बैठ गई है पिछले दिनों कि न केवल उनके साथ केंद्र सरकार ने अन्याय किया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अदालतों से भी उनको न्याय नहीं मिला है। ऐसे में अगर लोगों का एलिनेशन शुरू हो तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? और आखिरी बात, 2 और कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। एक, वहाँ डोमिसाइल की परमिशन दे दी गई है, यानी कुछ समय तक अगर कोई लोग रहने वाले लोग हैं, अगर वो चाहते हैं तो वहाँ वो रह सकते हैं और परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं, उनको वोटिंग राइट्स मिल सकता है। 28 लाख लोग जो हैं वो माइग्रेंट्स वहाँ पे माने जाते हैं। अब कश्मीर में ये लग रहा है कि इसी तरीके से बाहर के लोगों को वहाँ लाया जाएगा और उनको जो है वो वहाँ बसाकर कश्मीर की जो पूरी पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी है, उसको बदलने का काम किया जाएगा। और उनके मन में शक ये पैदा हो रहा है कहीं उनको अल्पसंख्यक न बना दिया जाए। और जो आखिरी बात है वो ये कि डिलिमिटेशन कमीशन बनी है, जिसके आधार पर लोगों के मन में आशंका है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको वो बदलने की कोशिश की जा सकती है। तो एक साथ जो सारी स्थितियां पैदा हुई हैं, ये स्थितियां इस बारे में गवाही देती हैं जो मनोज जोशी ने शुरू में कहा कि मोदी जी की जिस नीति को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, दरअसल कश्मीर के हालात पिछले 1 साल के अंदर इस बात की गवाही देते हैं कि मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि सुपर फ्लॉप हुआ है। और अगर इस घटना की वजह से, भले ही लॉकडाउन की वजह से आज हिंसा उतनी दिखाई नहीं पड़ रही है या उस तरीके का वायलेंस नहीं दिखाई पड़ रहा है, लोग सड़कों पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर शांत है, बल्कि कश्मीर एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है जो कभी भी फट सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है, धारा 370 को हटाने का जो फैसला था वो कितना गलत था। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।